नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास प्रोग्राम बिग डिबेट। और आज हम बात करेंगे जमावट से जमीनी रणनीति की। चुनाव से पहले तमाम दल सत्ता पाने या सत्ता बरकरार रखने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। दलों के द्वारा चुनावी जमावट भी शुरू हो जाती है। कुछ इसी तरह की जमावट मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी है। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कमलनाथ ने एमपी में कांग्रेस के 16 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये जिम्मेदारियां अहम मानी जा रही हैं। कमलनाथ के निवास पर पार्टी के सभी नेताओं की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी रणनीति बनाई है। पार्टी ने अपने सभी दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला किया है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 16 नेताओं को चुनावी साल में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इन सभी नेताओं को जिलेवार जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि कमलनाथ ने ये नियुक्तियां जातिगत और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए जिलेवार सौंपी हैं, ताकि चुनावी साल में इसका फायदा हो सके। इन सभी नेता विधानसभा दावेदारों के पैनल चुनावी रणनीति और नेताओं में आपसी समन्वय बनाने का काम करेंगे। एक ऐसे संगठन से लड़ना है जो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी स्तर तक जाता है, सरकार का भी सहयोग लेता है, अनियमितताएं, घपले, घोटाले सब में शामिल है। तो हम लोग भी अपनी कुशल रणनीति को सतही तौर पर अमली जामा पहना रहे हैं और शीर्ष नेता जो भी जवाबदारी पार्टी उन्हें देगी वो निभाएंगे। इन नेताओं को मिली जिलों की जिम्मेदारी। अनुसूचित नेता फूल सिंह बरैया को श्योपुर, मुरैना, भिंड जिले की जिम्मेदारी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी जिले की कमान। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर जिले का प्रभार। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर। जीतू पटवारी को सतना, पन्ना, दमोह, रायसेन की कमान। सुरेश पचौरी को सिंगरौली, सीधी, रीवा और कटनी। तरुण भनोट को डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर। सज्जन सिंह वर्मा को छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम की कमान। बाला बच्चन को बुरहानपुर, खंडवा, धार की जिम्मेदारी। कांतिलाल भूरिया को बड़वानी, खरगोन की जिम्मेदारी। मीनाक्षी नटराज को अलीराजपुर, झाबुआ, आगर की जिम्मेदारी। कमलेश्वर पटेल को नीमच, मंदसौर और रतलाम की जिम्मेदारी। जयवर्धन सिंह को मिली इंदौर और उज्जैन की जिम्मेदारी। रामनिवास रावत को मिली राजगढ़ और शाजापुर की कमान। केपी सिंह गुना, अशोकनगर, विदिशा की जिम्मेदारी संभालेंगे। लाखन सिंह यादव को सीहोर और देवास की जिम्मेदारी। लोग होते हैं, जीतने वाले नेता होते हैं, उनको जवाबदारी दी जाती। अब इसमें कई ऐसे हैं जिनके पास हार का रिकॉर्ड है। कई तो आज तक चुनाव नहीं जीते हैं, कई लाखों से हारे हैं, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख हारों का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अब जो खुद एक सीट पर नहीं जीत पाए, किसी को 66, किसी को 20, किसी को पूरा संभाग, किसी को पूरा एरिया। अरे पहले खुद जीतने वाले तो बने ही हैं। अब जो खुद चुनाव नहीं जीत पाए वो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने चले, समझा जा सकता है कांग्रेस की क्या स्थिति है। बहरहाल ये वो नेता हैं जिन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की मध्य प्रदेश में किस तरह की जमावट देखने को मिलेगी, और इन जमावटों के दौर के बाद आखिर किस दल को विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब रणनीति शुरू हो चुकी है। अब किलेबंदी भी हो सकती, इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता विकास बोंदिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी से। शर्मा साहब, एक लिस्ट जारी हो गई कांग्रेस की तरफ से, बड़े दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। ये लिस्ट कितनी कारगर रहेगी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? विजय जी नमस्ते। पहले तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय स्तर पर और जो नेता अपने अपने कार्य प्रणाली में कुशल हैं उन सबको उतारा है। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कहते थे कांग्रेस में गुटबाजी है, सामंजस्य नहीं है, उन लोगों के मुंह बंद पहले तो इस बात से हो जाते हैं
क्या हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता को कमलनाथ जी के नेतृत्व में संगठन ने जिम्मेदारियां सौंप दी और हमारा प्रत्येक नेता कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव जीते इसके लिए काम कर रहा है। संभाग वाइज, जिले वाइज हमारे सारे के सारे नेता मुस्तैदी से अभी से लग गए हैं और हमारा बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेके मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक, आप देखिए हर जगह कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने कमर कस ली है और उनका साथ देने के लिए मध्य प्रदेश की जनता भी आगे आई है। भजन जी, आप देखिए किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में भारतीय जनता पार्टी को नकारा था और मध्य प्रदेश की सरकार बनाई थी। उस बात की टीस कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता में आज भी है। उनका कहना है और वो लोग मानते भी हैं। सार्वजनिक रूप से जब हम लोग जाते हैं जनता के बीच में, जनता भी कहती है कि साहब हमने तो आपकी सरकार ठीक है। लेकिन शर्मा साहब, बड़े निवेदन के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। पहली बात तो ये कि मेरा नाम ऋषभ है और दूसरी बात ये कि जो आप अभी गुटबाजी की बात कर रहे थे कि कांग्रेस में गुटबाजी जो कहते थे उनके मुंह बंद हो जाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी बड़े दिग्गज नेता का, लेकिन जब भी बैठक बुलाई गई है वो दिग्गज नेता पहुंचे नहीं, तो ऐसे में साबित नहीं होता कि कहीं ना कहीं गुटबाजी या नाराजगी है। इस बात का कैसे खंडन करेंगे? ऋषभ जी, कांग्रेस पार्टी में मैं वही बता रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। आप देखिए ना, आपने जितने नेताओं के नाम लिए, सारे नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी है और सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी के लिए काम कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो कोई नेता आप बता दीजिए जिसके पास कोई जिम्मेदारी ना हो। भारतीय जनता पार्टी में इस समय गुटबाजी है। ऋषभ जी, आप देखिए, एक महाराज गुट, एक नाराज गुट, एक शिवराज गुट, एक कैलाश गुट, एक नरेंद्र सिंह गुट, कई सारे गुट भारतीय जनता पार्टी में। अभी भारतीय जनता पार्टी की सामंजस्य के लिए बैठक हुई थी और आपने भी देखा, हमने भी देखा, अखबारों के माध्यम से पता चला कि साहब उसमें ये बात निकल कर आई है कि बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है वो नाराज है। उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए 16 बड़े नेताओं को तैयार किया जा रहा है। जो पुराने नेता जिनको भारतीय जनता पार्टी पूछ नहीं रही थी, अब उन नेताओं को मनाकर फिर से उन कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये गुटबाजी चरम पर है। चूंकि गुटबाजी जो हमारे यहाँ थी वो तो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। अब कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। आप ये मानकर चलिए ऋषभ जी, 50 सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। ठीक है विकास साहब, पूरी बात आपने सुनी शर्मा जी की। 50 सीट भी बीजेपी पार्टी नहीं जीत पाएगी, बड़ा दावा कर रहे हैं। हालांकि हो भी सकता है, सारा कुछ जनता पे डिपेंड करता है, इसमें पहले से कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे हम, बड़े दिग्गज कांग्रेस ने अपने मैदान में उतार दी है, एक लिस्ट भी जारी कर दी है। इन दिग्गजों का मुकाबला करने के लिए बीजेपी कितना तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की जनहितैषी नीतियों के कारण, कल्याणकारी कार्यों के कारण और अपने बूथ कार्यकर्ता के प्रति अपने नेताओं के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश का आगामी चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह से हमने गत चुनाव में भी सफलता प्राप्त की थी, 2018 में भी हम आधा प्रतिशत वोट ज्यादा ही प्राप्त किए थे। 2020 में तो 28 सीटों पे उपचुनाव एक साथ हुआ था और आपने देखा था कि हमारी सफलता का प्रतिशत उसमें 85 से 90% था। तो आने वाले समय में भी हम उसी तरह से विजय हासिल करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन मजबूत है और संगठन का कार्यकर्ता एकत्रित होकर संगठनात्मक रूप से सरकार की, शिवराज सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जनता तक ले जाने में भी सहयोग कर रहा है, जनता को फायदा दिलाने में सहयोग कर रहा है। विकास जी, और लेकिन तमाम आपके जो कार्यकर्ता हैं वो जनता तक शिवराज सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने भी एक लिस्ट जारी की है और वो सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसको काटने के लिए क्या रणनीति बनाई है? चुनाव से पहले, जैसा कि आप बोलते हैं बीजेपी चुनावी पार्टी है, चुनाव के लिए हमेशा से तैयार रहती है, पहले से रणनीति बनाना बीजेपी की पहले से ही शुरुआत हो ही जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस लिस्ट को लेकर कुछ ना कुछ तो खलबली बीजेपी पार्टी में भी रही होगी। इसको किस तरीके से डील करना है? मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। बीजेपी जनहितैषी कार्यों को करने वाली पार्टी हो, वो सामाजिक तौर पे हो या वो राजनीतिक तौर पे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर पहलू को पकड़ के काम करता है। हाँ, ये जरूर है कि हम हर चुनाव को गंभीरता से देखते हैं और हर चुनाव को
एक अपने परफॉर्मेंस का दूसरी पार्टियों को छोड़ दी, विपक्ष को छोड़ दी, हम हमारे परफॉर्मेंस को, पुराने परफॉर्मेंस को मापदंड बना के नए रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करते हैं। और चुनाव के माध्यम से एक बात और है कि हम अपने संगठन के विस्तार का भी लगातार काम करते हैं, चुनाव को भी माध्यम उसका बना देते हैं। तो इसलिए हम चुनाव को गंभीरता से लेके उसकी तैयारी अपने सरकार के कार्यों को लेके जनता के बीच में जाती रही है और भविष्य में भी जाएगी। अभी तो हम जाते थे, जैसे विकास यात्राएं देखी आपने, सरकार की विकास यात्राएं हुई थी, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता सहभागी बने और उन्होंने भी अपने ढंग से संगठनात्मक रूप से सरकारी रीति नीति और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जनता को अपना प्रयास किया। अब चुनाव की बेला होती है जब कोई योजनाओं का प्रयास का लाभ दिलाने का प्रयास नहीं होता है, उस वक्त तो यकीनन जो हमारे हितग्राही बने, जो लोग योजनाओं से लाभान्वित हुए, उनसे हम फिर संपर्क करते हैं और उन्हें उनका प्रदेश का और देश हित का वास्ता देते हैं। विकास जी, वापस से आऊंगा आपके पास। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष जी। दुबे साहब, ये जो लिस्ट जारी हुई है, लिस्ट जारी हो गई, दिग्गजों को मैदान में उतार दिया गया, सरकार की नाकामी भी गिनाएंगे, कांग्रेस पार्टी के हित के लिए तमाम बातें भी करेंगे, लेकिन आजकल ये जो सीटों की सेंधमारी के लिए जिलेवार जिम्मेदारी देने का ट्रेंड चल चुका है, किसी भी पार्टी के लिए क्या ये काबिल साबित होता है? देखिए, पार्टी अपनी रणनीति होती है, पहले बहुत सारा उन्होंने अध्ययन आकलन किया होगा, क्योंकि हम कई बार लगातार देख रहे हैं। अगर कांग्रेस के बारे में बात करें तो कांग्रेस में लंबे समय से मीटिंगों का दौर चल रहा है, बहुत सारी जिले के प्रभारी बनाए गए हैं, सह प्रभारी बनाए गए हैं, उनसे रिपोर्ट्स ली गई हैं, तो उस तरह से कोई आकलन होगा। लेकिन सीटों पर अभी जो मैं लिस्ट देख रहा था तो उसमें कुछ चीज़ें नई हैं, जैसे जो नेता जिस क्षेत्र का माना जाता है या जिस क्षेत्र में प्रभावशाली माना जाता है उसको उसके विपरीत दिया गया है प्रभार। तो इसके पीछे कांग्रेस की क्या सोच है ये मोटे तौर पर अभी तो नहीं है, लेकिन सामने आएगी कि जैसे सुरेश पचौरी को रीवा सीधी का प्रभार दिया गया है और अजय सिंह को ग्वालियर चंबल की तरफ भेजा गया है। तो इसमें यह भी हो सकता है कि भाई देखिए, एक नेता अपने क्षेत्र में बहुत टाइप्ड हो जाता है, कई बार वो चेहरा पहचाना हुआ सा होता है, तो दूसरे क्षेत्र में जाता है तो शायद ज़्यादा प्रभावशाली हो जाए, ये भी सोच उसके पीछे हो सकता है। और दूसरी बातें ये भी होती हैं कि इन जवाबदारियों को ये जो नेता हैं किस तरह निभाएंगे, ये देखने लायक बात है, क्योंकि चुनाव के 5-6 महीने पहले इसमें से कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें चुनाव भी लड़ना है, तो वो चुनाव से 5-6 महीने पहले अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरी जगह पे कितना समय दे पाएंगे, ये भी गौरतलब चीज़ें होंगी। क्योंकि देखिए, ये भी होता है कई बार, अक्सर ये हर दल में ही होता है कि एक कोई बड़ा नेता किसी दूसरे नेता के क्षेत्र में जाता है तो बहुत सारे समीकरण बदलते हैं, बिगड़ते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये सारी चीजें देखने लायक होंगी। हालांकि जब इस पर बात हुई होगी तो सोच विचार ये चीजें कमलनाथ ने सोची होंगी, लेकिन मेरा जो ये एंगल है देखने वाला कि इसमें बहुत सारी चीजें आगे पीछे सामने आएंगी कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और जहाँ तक संगठन की इसमें कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की तैयारियों को अगर हम इस पर बात करें तो कांग्रेस के पास तो ऑलरेडी जो है तकरीबन 100 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पर वो चुनाव हारी है पिछली बार, और 80 के करीब जो सीटें हैं उस पर उसका सबसे ज़्यादा फोकस है, जिस पर वो लगातार हार रही है, सब रिपोर्ट छप रही है। लेकिन उसमें खास बात यह है कि उन्हीं जगहों पर संगठन कमज़ोर है। जब कोई पार्टी किसी पर्टिकुलर इलाके में 3 बार 4 बार लगातार चुनाव हार रही, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे संगठन नहीं है या संगठन बिल्कुल लचर स्थिति में पहुंच गया है। तो उस सीटों पर जान फूंकने की जो कोशिशें हो रही हैं, जो सेंधमारी के प्रयास जिसको आप अपन कह रहे हैं, तो ये वही प्रयास हैं। तो इसमें होता है कि जो पिछली बार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, जो पिछली बार जितनी सीटें वो जीतता है, या जो मान लीजिए किसी के 100 विधायक अगर जीते हैं तो इस बार निश्चित तौर पे उसमें से 30-40% चुनाव हारेंगे, और जो 100 बाकी हारे थे उसमें से 30-40 जीतेंगे। तो ये बिल्कुल ये गणित चलता रहता है। आपने जो कही है तो सोचने वाली बात है, और इस बात का जवाब हम जरूर लेंगे धर्मेंद्र साहब से। धर्मेंद्र साहब, लिस्ट जारी की गई है लेकिन किसी नेता को वहां की जिम्मेदारी नहीं दी गई है जहां पर उसका वर्चस्व है, जहां का वो चेहरा है, जिस क्षेत्र में उसकी पहचान ज्यादा है। इसमें एक बात और कहूंगा, इसमें कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने अंचल के आसपास ही हैं, वो जो अपने प्रभाव क्षेत्र उसके आसपास है, और काफी ऐसे नेता हैं जो अपने प्रभाव क्षेत्र से बहुत दूर हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे अभी मैं देख रहा था, इसमें शायद बाला बच्चन है, वो अपने प्रभाव क्षेत्र के आसपास ही हैं। 1-2 नेता और भी ऐसे हैं,
लेकिन कुछ जो बड़े नेता हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं, तो अपोजिट एरिया में गए हैं। ठीक है, इस चीज को समझेंगे हम धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, इसका क्या मायने निकाले जाए? जो नेता है अपने प्रभाव क्षेत्र से या पास में है या काफी दूर में है, तो जो पास में है उनका तो ठीक है, लेकिन जो नेता दूर है अपने प्रभाव क्षेत्र से, कहीं ना कहीं उन्हें वापस से जमीनी स्तर पर पैड बनाने में दिक्कतें नहीं होंगी, जनता तक अपनी बात पहुंचाने में दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि सरलतम वही होता है जो अपने क्षेत्र के पास होता है। ऋषभ जी, ये हमारे सारे के सारे लीडर प्रादेशिक लीडर हैं, और आप देखिए इन सबकी जो जिम्मेदारियां तय हुई हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक बैलेंस को बनाकर की गई है, और उसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में मिलेगा। आप ये मानकर चलिए, मैं ग्वालियर चंबल से आता हूं, तो ग्वालियर चंबल की तो मैं आपको श्योरिटी से बता सकता हूं। बाकी चंबल रीजन के अलावा और भी जो संभाग है जहां हमारी बातचीत होती है लगातार, हम लोग एक दूसरे से कार्यकर्ता से जब फीडबैक लेते हैं, तो ये ऑल ओवर आवाज निकल कर आती है जनता के बीच में से कि ग्वालियर चंबल संभाग तो टॉप करेंगे ही, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 सीट जीत जाए, बड़ी बात मानना आप। बाकी सारे संभाग में भी कांग्रेस पार्टी की इस बार लहर है, और लहर वो जनता के माध्यम से, जनता ने मन बना लिया है। जनता चाहती है कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, जो लोग नोटों की दम पर अपनी सरकार बना ले गए, जनता के वोट को जिन्होंने 2018 के चुनाव के बाद हराने का काम किया 2020 में, उसका बदला लेने के लिए जनता तैयार है। महंगाई, बेरोजगारी, ये महत्वपूर्ण विषय है। जो जनता आज महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है, और जनता ये लगातार बात कर रही है कि 18 साल से शिवराज सिंह जी के सरकार ने केवल और केवल मध्य प्रदेश को कुशासन दिया है। आप देखिए, मध्य प्रदेश लगातार महिला अत्याचार में नंबर 1 है, यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, महंगाई सब सारे प्रदेशों से ज्यादा महंगाई मध्य प्रदेश में, पेट्रोल महंगा मध्य प्रदेश में, गैस सिलेंडर महंगा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। लेकिन शर्मा साहब, इतनी सारी खामियां आप गिना रहे हैं, इतनी सारी खामियां होने के बावजूद एक लंबा वक्त कैसे हो गया बीजेपी पार्टी को मध्य प्रदेश में शासित होते हुए? स्वाभाविक तौर पर हम मानते हैं कि हमसे पहले जनता नहीं चुना है ना हमारा शर्मा साहब, बीजेपी पार्टी को जनता नहीं चुना, कोई ईवीएम की गड़बड़ी तो हुई नहीं, और अगर एक बार होती, 2 बार होती, हर बार तो नहीं होती। लेकिन ऋषभ जी, आप ये मानते हैं 2018 में जनता ने बहुमत कांग्रेस पार्टी को दिया, लेकिन ये भी इस बात से भी दोहराया नहीं है शर्मा साहब, लेकिन उससे पहले ऐसा था, मैं मानता हूं, तो फिर जनता उपचुनाव में क्यों फिर पार्टी बदल ली? उपचुनाव में ऋषभ जी, आप जानते हैं ज्यादातर सरकार के फेवर में मैंडेट आता है, जहां जिसकी सरकार होती है ज्यादातर सीटें वो सरकार जीतती है। लेकिन उससे पहले के चुनावों में अगर आप जाएं तो हम मानते हैं कि हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई, और संगठनात्मक दृष्टि से हमने उस चीज को सुधारा है। आज कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का कोई गुट नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। चलिए, ठीक आज भारतीय जनता पार्टी की आपके पास वापस से आऊंगा। विकास जी बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं और कुछ कहना भी चाह रहे हैं। विकास जी, आपने मेरा सवाल रख दिया कि 2020 में जो 28 उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस की परास्त इस बात को स्पष्ट करती है कि जनता ने कांग्रेस के 15 महीनों की सरकार को नकार दिया था। ये कांग्रेस के भाई जनता ने खूब देखा था उपचुनाव में आपने किस प्रकार से धर्मेंद्र जी के बाकी सारे आरोप आपने नहीं सुने, और पैसे का दुरुपयोग किया, महंगाई बेरोजगारी भी सुना होगा आपने। नहीं, मैं उस बात पे भी मुस्कुरा रहा था। धर्मेंद्र भाई अपडेटेड नहीं रहते हैं। जो मुद्रास्फीति की दर पिछले महीने 6% से कुछ ज्यादा थी, इस हफ्ते कल परसों में जो आंकड़े आए हैं उसमें आधा प्रतिशत और कम हो गई है। मतलब महंगाई की दर 2 महीने 1.25 लाख बेरोजगार, ये मध्य प्रदेश का ही है। आप देख लीजिए इसको, अगर आप देख सकते हो तो, है ना, हर महीने 1.25 लाख बेरोजगार बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं के साथ समस्या ऋषभ जी ये है कि ये लोग झूठ बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं। ये मेरे पास दैनिक भास्कर रखा है, ये दैनिक भास्कर आप पढ़ लीजिए। हर महीने मध्य प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षित बेरोजगार बढ़ रहा है, युवाओं को रोजगार आप दे नहीं पाए। 18 साल से आपकी सरकार है, महिला सुरक्षा में आप लगातार फैल रहे हैं। धर्मेंद्र जी, सुन लेते हैं महिला अत्याचार नंबर 1 है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। सुन लेते हैं एक बार विकास जी क्या कहना चाह रहे हैं। विकास जी, बात बताइए, शर्मा जी एक बात बताइए, दिन भर में अनेक चैनलों पे डिबेट होती है, आप वही राग अलापते रहते हैं। अरे भैया सुनो ना। दूसरी बात, आपने महंगाई की बोली थी, उसके बाद मैं कह रहा हूं आप बेरोजगारी रोजगार की बात बोल रहे हैं। ये रबी सीजन का
अंतिम वक्त है, अंतिम सप्ताह चल रहे हैं रवि सीजन खत्म होने के। आप एक बात बताइए, कहां पे लेबर उपलब्ध हो रही है? लोग हाथ कटाई की जगह हार्वेस्ट मतलब किस चीज की तुलना कैसे कर रहे हैं? पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है और आप लोग बड़ी बेसब्री से बोल रहे हैं यार। आप सुनते नहीं। कुछ तो शर्म करिए। कब तक मध्य प्रदेश के युवाओं को ठगोगे? कब तक उनका अपमान करोगे? आप ये बोलकर उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। अरे शिवराज सिंह चौहान जो 2 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ने पर साइकिल निकाल लेते थे, वो साइकिल कहाँ है उनकी? आज डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर महंगा नहीं दिखता आप लोगों को? आप लोग इतनी बेशर्मी से कैसे बात कर लेते हैं? जनता आपसे इन सब चीजों का जवाब मांगेगी चुनाव में, और उसी कारण से आपकी विकास यात्रा की फजीयत हुई थी मध्य प्रदेश में। जब आपने विकास यात्रा निकाली, आपने देखा जनता ने आपकी किस प्रकार से फजीयत की। धर्मेंद्र जी सुन लेते हैं एक बार विकास जी क्या कहना चाह रहे हैं, पूरी बात उनकी कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं वापस आऊंगा, हालांकि समय बहुत कम है। ये तो हमारे एक अच्छे डिस्कशन की फजीयत करा देंगे शर्मा जी। तो ठीक है विकास जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? को कृषि के रोजगार में इसलिए बात की, कृषि में हमारा सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। 70% लोग 70% लोग कृषि में एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, वहाँ आदमी कम है, मशीनें पाना पड़ रही है। दूसरी बात कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आती है, आप पाएंगे कि सीमेंट और स्टील की कंपनियां ये कह रही हैं कि साहब चूंकि कंस्ट्रक्शन में व्यक्ति कामगार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए सीमेंट और स्टील की खपत कम हो रही है, क्षणिक कम हो रही है क्षणिक इन दिनों में, और उसके कारण 2 से 3% की रेट्स में कमी आ गई है सीमेंट और स्टील के भाव में। अब मैं शर्मा जी को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ विकास जी समय की बाध्यता है। धर्मेंद्र जी जल्दी से अपनी बात रखिए, 20 सेकंड का वक्त है, उसके बाद मैं आशीष जी की ओर बढ़ूंगा। धर्मेंद्र जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार से युवाओं का अपमान करते हैं, ये आपके चैनल पर मैंने इन महोदयों को सुनकर समझ लिया। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, शिक्षित बेरोजगार पढ़ा लिखा युवा सड़कों पर नौकरी के लिए भटक रहा है। 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, अभी 21 लोगों को 3 साल में 21 लोगों को सरकारी नौकरी दे पाए। मध्य प्रदेश में कुपोषण के नाम पर इन लोगों ने पोषण आहार घोटाला कर दिया, घोटालों पर घोटाले करते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। जनता के मुद्दे पर ये लोग बात नहीं करते, केवल और केवल झूठ और जुमला बोलना, ब्रांडिंग, बड़े बड़ा विज्ञापन अखबारों में छापना। अरे जनता आपसे हिसाब मांग रही है, 18 साल का हिसाब दो, वो आप दे नहीं पा रहे। आप ज्यादा घबराइए नहीं, ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। 6 महीने बाद मध्य प्रदेश से आपकी विदाई तय है, जनता ने मन बना लिया। 6 महीने बाद मध्य प्रदेश से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। शांत हो जाइए धर्मेंद्र जी, विकास जी शांत हो जाइए। आखिरी सवाल में आशीष जी से लूंगा। आशीष जी आपसे ये समझना चाहूंगा मैं, मध्य प्रदेश की राजनीति की नब्ज बड़े बेहतरीन तरीके से आप टटोलते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से आप उसका निष्कर्ष निकालते हैं। आपसे यह समझना चाहेंगे, जो लिस्ट जारी की गई है दिग्गज नेताओं की कांग्रेस की तरफ से, उसमें अल्पसंख्यक नेताओं को नजरअंदाज किया गया है। इससे पहले भी जब हमने देखा था बीजेपी ने कुछ लिस्ट जारी की थी, जिम्मेदारी दी थी, वहां पर भी बीजेपी, अक्सर देखा गया है कि बीजेपी ने भी अल्पसंख्यक नेताओं को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया है। देखिए बीजेपी का तो अपना एक चीज़ें बहुत सारी क्लियर भी हैं, और बीजेपी में अल्पसंख्यक नेताओं का बहुत बड़ा पहले से भी एक कॉर्डर खड़ा नहीं हो पाया है। वो धीरे धीरे उसको डेवलप करेंगे या जो भी होगा। कांग्रेस के पास भी बहुत सीमित अल्पसंख्यक नेता हैं। अल्पसंख्यक नेताओं को इस सूची से अगर हम जोड़ के देखें तो देखा जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक वोट भी बहुत कम है। जैसे भोपाल एक सीट है, एक बुरहानपुर सीट है, कुछ 2-3 सीटें और हैं जहां पर छोटे छोटे पॉकेट हैं जिसपे अल्पसंख्यक वोटों को प्रभावशाली माना जाता है। यदि इस सारी कवायद को चुनाव से जोड़ के देखें तो, या वोटों से जोड़ के देखें तो, अगर इस तरह का कॉर्डर होगा, इस तरह के लोग होंगे। अभी मध्य प्रदेश में जैसे एक भोपाल से विधायक हैं, अल्पसंख्यक विधायक हैं, 2 विधायक हैं बल्कि, तो उन्हें एक विधायक अभी शारीरिक रूप से थोड़े से अस्वस्थ हैं,
तो वो उतने सक्रिय हो नहीं सकते, दूसरे हैं उन्हें अपने क्षेत्र को देखना है, और भी कुछ संगठन में लोग होंगे, तो ये हो सकता है, हम इस एंगल से देखा जा सकता है इसको। लेकिन सवाल ये है कि अगर सियासत और वोटों की सेंधमारी की चीज है तो फिर उसमें जो नेता अभी रखे गए हैं वो ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। जैसे रीवा और दूसरी सीधी और सीटें हैं, वहां पे सामान्य वर्ग के लोग बड़े प्रभावशाली होते हैं, पिछड़े और ब्राह्मण, तो वहां पर सुरेश पचौरी हैं। इधर जो ग्वालियर और दूसरे सीटें हैं वहां पर भी जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा हैं, वहां पर भी क्षत्रिय वोट भी हैं, वहां पर दूसरे जाति के। तो ठीक है आशीष जी, बिल्कुल ये तो देखने वाली बात है कि इस लिस्ट जारी होने के बाद क्या कुछ कांग्रेस का असर जनता पर पहुंचता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किसके सर पर जीत का सेहरा बांधती है। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे विकास जी, कांग्रेस से धर्मेंद्र जी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।